जय श्री राम दोस्तों। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल एनालिसिस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सीक्वेंसेस। ठीक है, तो जो रियल एनालिसिस की सेकंड यूनिट है ना, उसमें एक ही चैप्टर है जिसका नाम है सीक्वेंसेस। ठीक है, तो सीक्वेंसेस अपने आप में एक पूरी यूनिट है। ठीक है, तो देखो इस वाली चैप्टर में हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे जो हम आज की वीडियो में करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे बाउंडेड क्या होता है, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव, उसके क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आएगा कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस क्या होती है, सैंडविच थ्योरम हम करेंगे। उसके बाद हम करेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है, मोनोटोनिकली इंक्रीज डिक्रीज, वो वाली चीज़ है ना। कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, उसका जाएगा कॉची सीक्वेंस क्या होती है, और लास्ट में हम करेंगे कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तो ये तो मैंने मोटे मोटे टॉपिक लिखे जो हम करने वाले हैं। इसमें बहुत कुछ है, जो थ्योरम्स है और क्वेश्चन आंसर है जो डायरेक्ट पेपर में आते हैं। ठीक है, बहुत कुछ है मैंने किया हुआ। तो ये जो सीक्वेंसेस चैप्टर के जो नोट्स हैं ना, मैंने पहले ही सारे के सारे नोट्स बना दिए हैं और उसको कब के टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिए। ठीक है, तो अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन करो, वहाँ पे इसकी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आपको सारे नोट्स मिल गए बने बनाए। ठीक है, आपको क्या करना है, बस ध्यान से समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आप क्वेश्चन सारे खुद ही कर सकते हो। तो मेन बात यह है कि आपको समझ आना चाहिए कि होता क्या है, सीक्वेंस क्या होता है, इसको क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है, वो सब चीज़। ठीक है, आपको ना कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाए हैं सो दैट आपका इसमें कुछ भी छूटेगा नहीं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर अपने से करने होंगे, वो आप एक्स्ट्रा बुक से कर सकते हो। बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सब ले रखे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कि सीक्वेंस होता क्या है। ठीक है, फिर हम समझेंगे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है, नल सीक्वेंस क्या होता है, फिर हम बाउंडेड अबव क्या होता है, बाउंडेड बिलो क्या होता है, वो भी एक नज़र मारेंगे उस पर भी। ठीक है, बस आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे बेसिक्स में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो इसको ना मैं थोड़ा एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखो ये सारे हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, तो रियल नंबर में जब हमारे पास पैटर्न फॉलो होता है, तब हमारे पास सीक्वेंस का कंसेप्ट आता है। समझ रहे हो ना। तो हमें सबसे पहले देखना होगा ये जितने भी हमारे पास रियल नंबर है, इसमें से कौन से नंबर जिसमें हमारे पास पैटर्न फॉलो हो रहा है। जहाँ पैटर्न फॉलो होगा वहाँ पे क्या होगी, सीक्वेंस होगी। तो जहाँ पैटर्न फॉलो होगा वहाँ पे क्या होगी, सीक्वेंस होगी। समझ में आई इतनी बात। अच्छा, जैसे बात बताओ, जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, क्या जैसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या ये नंबर हमारे पास सीक्वेंस में अरेंज्ड है कि नहीं है। क्या इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना। एक के बाद एक है ना, नेचुरल नंबर हमारे पास 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो इसमें हमारे पास एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगी, एक सीक्वेंस होगी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आओ, इस पे देखो -10 5 0 5 10 15 20, इसमें हमारे पास कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, आपको लग रहा है ये नंबर हमारे पास सीक्वेंस में लिखे गए। सारे 5 के मल्टीपल्स है और हमारे पास सीक्वेंस में लिखे गए, इसमें हमारे पास सीक्वेंस होगी। उस तरह से ये देखते हैं 50 2 3 9 -4 7 0, क्या ये नंबर हमारे पास कोई पैटर्न में लिखे हुए हैं, आपको लग रहा है ये हमारे पास सीक्वेंस में अरेंज्ड किए हुए हैं। नहीं है ना, क्योंकि देखो 50 है, फिर 2 कहाँ से आ गया, इसमें कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा, फिर 3 आ गया, एकदम से 9 आ गया, -4 ये कहाँ से आ गया, इसमें कोई पैटर्न बन नहीं रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई पैटर्न नहीं बन रहा, मतलब सीक्वेंस भी नहीं होगी। ठीक है, तो हम इसमें ऐसा कट्टा लगा लेते हैं। इसमें देखो 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या यहाँ पे हमारे पास आपको लग रहा है ये नंबर हमारे पास सीक्वेंस में लिखे गए है ना। यहाँ पे सीक्वेंस में लिखे गए क्योंकि पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो एक बात हमने समझी कि जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे रियल नंबर, जब हम उन नंबर्स को देखेंगे जिसमें हमारे पास पैटर्न फॉलो हो रहा है, वहाँ पे हम सीक्वेंस को देखेंगे। ठीक है, और हमें कैसे पता कि हमारे पास इन नंबर्स में पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो एक तरीका होता है, अगर इसमें हमारे पास nth टर्म हम लिख लेते किसी तरह से, तो हम बोलेंगे वहाँ पे क्या है, सीक्वेंस है। जैसे इसकी nth टर्म क्या होगी, n होगी, क्योंकि 1 से बड़ा है तो आगे जाके n पे रुकेगा। ठीक है, इसमें हमारे पास nth टर्म क्या होगी, an इज इक्वल्स टू, ये सारे क्या है हमारे पास 5 के मल्टीपल है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5n टाइप का। ठीक है ना, जैसे हम n की जगह 1 भरेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5, इसको आप यहाँ इन तीनों को रहने दो। ठीक है ना, यहाँ से देखो इसको, यहाँ से 5 10 15 20, इसमें हमारे पास पैटर्न फॉलो हो रहा है ये वाला। उसी तरह से हमारे पास ये है। अब यहाँ बताओ, यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा,
यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो ही नहीं रहा, तो हमारे पास यहाँ पे nth टर्म क्या आएगी, आप इसके nth टर्म लिख ही नहीं सकते हो। तो जहाँ पे हमारे पास जिन नंबर्स में हमारे पास पैटर्न फॉलो होता है ना, उसके हम nth टर्म लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पे हम nth टर्म लिख सकते हैं वहाँ पे हमारे पास क्या होगी, सीक्वेंस होगी, ठीक है ना। तो ये तो होगी इसकी nth टर्म, जिस उस तरह से हम ये लिख सकते हैं a n इक्वल्स टू 1/n, ये लिख सकते हैं a n इक्वल्स टू 2n, ये लिख सकते हैं a n इक्वल्स टू, यहाँ पे नहीं लिख सकते, इसमें हमारे पास पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। अच्छा, ये तो ऑड नंबर है, तो 2n-1 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इन नंबर्स में पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, 1 7 3 2 9 14 6 हर कुछ लिखा हुआ है, तो इसकी nth टर्म हम नहीं लिख सकते। तो जिसके हम nth टर्म नहीं लिख सकते उसमें हमारे पास सीक्वेंस या किसी तरह का पैटर्न फॉलो नहीं होगा। तो वही हम बोल रहे हैं, बहुत सारे रियल नंबर ऐसे हैं जिसमें हमारे पास पैटर्न फॉलो नहीं होता है, तो हम उसके लिए हमारे पास ये चैप्टर किसी काम का नहीं है। पर जहाँ पे हमारे पास नंबर्स में पैटर्न फॉलो हो रहे हैं वहाँ पे हमारे पास इस चैप्टर का यूज़ होगा, सीक्वेंसेस का यूज़ होगा, ठीक है। हमारे पास क्या है, बहुत सारे नंबर थे, ठीक है। उन नंबर को हमने देखा जिसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है, पैटर्न फॉलो हो रहा है तो उसके हम nth टर्म लिख सकते हैं, ठीक है। इस nth टर्म को हमने जस्ट एक फंक्शन की तरह देखा, जैसे a n इक्वल्स टू 1/n ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फंक्शन ही तो है एक तरह का। ये हमारे पास डोमेन ले लो, इसको हम कोडोमेन ले लो। डोमेन में हमारे पास सारे नेचुरल नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह के। तो हमारे पास 1 को रख के क्या मिल रहा है, 1 को रख के मिलेगा 1 1/2 1/3 1/4 इस तरह के एलिमेंट्स हमारे पास मिल रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, और ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। तो अगर हम इसको एक तरह से फंक्शन देखें जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है और कोडोमेन हमारे पास रियल नंबर है, इस तरह के हमारे पास फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। समझ में आई बात, सीक्वेंस क्या होता है। तो जहाँ हमारे पास नंबर्स में पैटर्न फॉलो होगा उसमें हमारे पास क्या होगी, सीक्वेंस होगी, ठीक है। सीक्वेंस क्या होता है, एक तरह का फंक्शन होता है जिसका डोमेन हमारे पास क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, और कोडोमेन क्या होता है, सारे रियल नंबर्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड रेंज इज सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। रेंज क्यों बोला, कोडोमेन बोल सकता हूँ इसको, रेंज, यहाँ पे रेंज लिखा है, रेंज इसलिए लिखा है क्योंकि देखो हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई कोडोमेन में एक एलिमेंट है, हर डोमेन के एलिमेंट के लिए कोई ना कोई कोडोमेन में एक एलिमेंट है। जब कोडोमेन के एलिमेंट सारे हमारे पास किसी ना किसी डोमेन के एलिमेंट के साथ अरेंज हो जाते हैं ना, तो हमारे पास वो कोडोमेन रेंज बन जाता है। इसकी जगह आप कोडोमेन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर मैंने रेंज लिखा है क्योंकि सारे कोडोमेन के एलिमेंट किसी ना किसी डोमेन के एलिमेंट के साथ अटैच्ड है, इसलिए हम इसको रेंज बोल रहे हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होता है, एक तरह का फंक्शन होता है जिसका डोमेन क्या होता है, सारे नेचुरल नंबर होते हैं, और कोडोमेन क्या होता है, या फिर हम बोले रेंज क्या होता है, सारे रियल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है मतलब यहाँ पे सीक्वेंस होगी, ठीक है। अगर सीक्वेंस होगी तो इसकी हम nth टर्म लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया a n इक्वल्स टू n, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारे पास एक सीक्वेंस होगी, ठीक है, जिसके हमारे पास डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, और कोडोमेन क्या है, रियल नंबर, ठीक है। उस तरह से ये वाला ले लो, ये हमारे पास क्या है, सारे ऑड नंबर्स है, ठीक है। तो 3 5 7 9 11 हमने देखा यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब यहाँ पे सीक्वेंस हो सकती है। तो सीक्वेंस को कंफर्म करने के लिए पहले इसके हमें nth टर्म देखनी पड़ेगी। इसके nth टर्म क्या ले लिया हमने, 2n+1, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे 1 भरेंगे हमारे पास मिलेगा 3, 2 भरेंगे हमारे पास मिलेगा 5, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि हमने क्या भरा, 1 2 3 4, ये क्या है, नेचुरल नंबर, और मिल क्या रहे हैं, रियल नंबर। तो एक फंक्शन हुआ ना एक तरह का, कि हमारे पास डोमेन हम नेचुरल ले रहे हैं और हमारे पास जो कोडोमेन में मिल रहे हैं वो हमारे पास सारे रियल नंबर मिल रहे हैं। समझ रहे हो बात को, इसी को हम बोलते हैं सीक्वेंस, ठीक है। तो सीक्वेंस को लिखने का तरीका पता है कैसा होता है, जैसे इस तरह से लिखते हैं हम सीक्वेंस को, an, ये करली ब्रैकेट लगाया और बीच में लिखा an, इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस, इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस, जिसकी ये an क्या होता है, an इसकी nth टर्म होती है, nth टर्म होती है। तो नंबर्स है, नंबर्स में पैटर्न फॉलो हो रहा है तो वहाँ पे सीक्वेंस होगी। सीक्वेंस को इस तरह से लिखना है जिसमें ये an क्या है, उस सीक्वेंस की nth टर्म होगी। फॉर एग्जांपल जैसे बात मान लो, ये हमारे पास 1 3 5 7 9 11, ये क्या सारे ऑड नंबर्स है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास पैटर्न फॉलो हो रहा है तो यहाँ पे सीक्वेंस होनी चाहिए। सीक्वेंस को कंफर्म करने के लिए हम इसकी nth टर्म लिखेंगे। nth टर्म इसकी क्या है, an इक्वल्स टू 2n-1, ठीक है। तो जो ये an है बेसिकली इसको हम इस तरह से लिखेंगे तो ये हो जाएगी सीक्वेंस, और इसकी सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो क्या है, 2n-1।
समझ में आई बात। तो सीक्वेंस को हम इस तरह से लिखते हैं, एक फंक्शन है जिसका डोमेन हमारे पास नेचुरल नंबर है, कोडोमेन हमारे पास सारे रियल नंबर है, और ए एन करली ब्रैकेट में इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, करली ब्रैकेट ए एन इज कॉल्ड सीक्वेंस वेयर दिस ए एन इज द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। समझ में आई बात, ठीक है। तो आई थिंक आपको सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। और बहुत सारे एग्जांपल जैसे 2, 4, 6, 8 ये सारे इवन नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं ए एन इजकल्स टू 2n, ठीक है। ये हो गया डोमेन, कोडोमेन। इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास करली ब्रैकेट ए एन क्या होगा, सीक्वेंस होगा फॉर, जहाँ पे हमारे पास ये जो ए एन है वो क्या है, इसकी nth टर्म है, ठीक है। उस तरह से हमारे पास ये 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, यहाँ पे 1, 2, 3 ऊपर मतलब हमारे पास n फॉलोअर है, और यहाँ पे 1 का एक प्लस, मतलब इस तरह से हम इसकी nth टर्म को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें करली ब्रैकेट ए एन क्या हुआ, सीक्वेंस हुई, और उसमें जो ए एन है उसकी nth टर्म वो हमारे पास क्या है, ये है। तो अब हम समझते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, और ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होती है, ठीक है। तो देखो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट ये आपने सुने हैं पहले नाम, है ना। कन्वर्जेंट करना मतलब किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर जाना, ठीक है। डाइवर्जेंट मतलब वो हमारे पास ऐसे फैल जाना, डाइवर्ज हो जाना। और ऑसिलेटरी मतलब ऑसिलेट करना, मतलब कुछ ऐसा पैरेलल हमारे पास है और इसी के बीच में हमारे पास ऑसिलेट कर रहा है, इसको हम बोलेंगे ऑसिलेट करना। के बाद मान लो ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है, ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है, इसी के बीच में हमारे पास ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो हम ये समझ गए कि कन्वर्जेंट का क्या मतलब होता है, डाइवर्जेंट का क्या मतलब होता है, और ऑसिलेटरी का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब हम इसको सीक्वेंस में किस तरह से देखते हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस से, ठीक है। सीक्वेंस को हम किस तरह से लिखते हैं, करली ब्रैकेट ए एन, ठीक है ना, ये होता है हमारे पास सीक्वेंस। और जहाँ पे ये ए एन क्या होता है, ए एन होती है हमारे पास इस सीक्वेंस की nth टर्म। और हम nth टर्म कहाँ से लाएंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया होगा ना वो हमारे पास nth टर्म होगी, ठीक है। तो हमें अपने से नहीं लिखनी कोई nth टर्म, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा वो इसकी क्या होगी, nth टर्म होगी। हो सकता है हमारे पास कोई इवन नंबर दिया हो 2n, या फिर हमारे पास ऑड नंबर के लिए दिया हो 2n-1 या 2n+1, या हमारे पास दिया हो 1/n, या फिर हमारे पास 3n+2 डिवाइडेड बाई 4n+5 इस तरह से दिया हो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होता है, इसकी nth टर्म गिवन होती है, तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस, जहाँ पे ये ए एन होती है इसकी nth टर्म, ठीक है ना। अच्छा जी, तो हम बोल रहे हैं कि हमें कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट सीक्वेंस और ऑसिलेटरी सीक्वेंस के बारे में समझना है, ठीक है। सबसे पहले हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस समझते हैं। कन्वर्जेंट मतलब कन्वर्ज होना, ठीक है। n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे अगर कोई सीक्वेंस किसी एक फिक्स्ड रियल वैल्यू की तरफ अग्रसर होती है, या फिर हम बोले उसकी और अप्रोच होती है, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल जैसे बात मान लो ए एन इक्वल्स टू हमारे पास दिया है 1/n, ठीक है। तो मतलब हमारे पास एक सीक्वेंस दी है ये, जिसमें nth टर्म क्या है, 1/n, ठीक है। तो हमें पता, देखो 1/n का क्या मतलब हुआ, जब हम यहाँ पे 1 भरेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 1, 2 भरेंगे तो क्या मिलेगा 1/2, 3 भरेंगे तो क्या मिलेगा 1/3, 4 1/4, 1/5, 1/6, इस तरह की हमारे पास ये सीक्वेंस बढ़ रही है, ठीक है। n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे हमारे पास ये सीक्वेंस कहाँ को जाएगी, 1/infinity, 1/infinity क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि जब हमारे पास कोई सीक्वेंस n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे किसी एक रियल और फाइनाइट वैल्यू की तरफ अप्रोच होती है, तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे बात मान लो, इस सीक्वेंस को हम किस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से। जैसे बात मान लो ये हो गया 1, ठीक है। 1/2 मतलब 0.5 छोटी वैल्यू है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.5, ठीक है ना, इस तरह से। और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है 0.3, इसको हम बोल सकते हैं 0.25, मतलब कम हो रही वैल्यू, ठीक है। 1 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 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 छोटा, एक फिक्स्ड रियल वैल्यू की तरफ सारी अप्रोच हो रही है, 0 की तरफ, ठीक है। तो ये कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट पे कन्वर्ज होती है। तो हम बोल रहे हैं n इक्वल्स टू 1 पे हमारे पास 1 था, n इक्वल्स टू 2 पे हमारे पास ये था। उस तरह से हम आगे बढ़ते गए, n टेंड्स टू जब इन्फिनिटी आता है ना, तो हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पे फिक्स्ड रियल वैल्यू आनी चाहिए, तब हम बोलेंगे वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। उसी तरह से बात मान लो हमें डाइवर्जेंट सीक्वेंस बतानी है। डाइवर्जेंट मतलब n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे या तो वो प्लस इन्फिनिटी को या तो माइनस इन्फिनिटी को अगर अप्रोच कर रही है, तो मतलब वो डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। जैसे बात मान लो हम ले लेते हैं ए एन इक्वल्स टू n, या फिर हम 2n भी ले सकते हैं, या फिर कोई भी इवन ऑड ऐसा कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये वाली सीक्वेंस ले लेते हैं ए एन इक्वल्स टू n, ठीक है। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू किस तरह से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी n की तरफ, ठीक है।
तो हम बोल रहे हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे हमारे पास ये वैल्यू कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, है कि नहीं। उस तरह से अगर हम ले लें a n इक्वल्स टू -n, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास -1 -2 -3 -4 इस तरह से माइनस इन्फिनिटी को, ठीक है। तो अगर इसको हम इस तरह से लिखे कि ये हमारे पास है कि भाई हमारे पास क्या था, 1 था, 2 था, 3 4 5 6 इस तरह से, और ये हमारे पास किसको किसको अप्रोच होगी, तो हमारे पास ये किसको अप्रोच होगी, प्लस इन्फिनिटी को, मतलब ये डाइवर्ज हो गई, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो इसका ये सिंपल सा होता है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वो सीक्वेंस हमारे पास किस वैल्यू की तरफ अप्रोच हो रही है, फाइनाइट वैल्यू की तरफ अप्रोच हो रही तो वो कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। अगर हमारे पास प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच हो रही है तो वो हमारे पास डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। उस तरह से एक और होती है कि हमारे पास वो दो वैल्यू के बीच में फिक्स्ड होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास a n इक्वल्स टू -1 की पावर में n, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप 1 रखोगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, -1 की पावर में 1 मतलब -1। 2 रखोगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, -1 की पावर में 2 मतलब 1। 3 रखोगे तो -1, 4 रखोगे 1, 5 रखोगे -1, 6 रखोगे 1, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे हमारे पास या तो 1 आएगा या तो -1 आएगा। तो ये जो सीक्वेंस है बेसिकली हमारे पास -1 और 1 के बीच में ऐसे घूमी जा रही है, ठीक है। हमारे को n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कंफर्म नहीं है कि या -1 आएगा या +1 आएगा, कोई एक वैल्यू आएगी। तो हम बोल सकते हैं ये क्या होगी, हमारे पास ऑसिलेटरी सीक्वेंस होगी, ठीक है। तो सीक्वेंस हमारे पास 2-3 तरीके की होती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी सीक्वेंस। अच्छा देखो वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है, ठीक है, कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, इफ़ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस एट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट और टेंड टू अ फाइनाइट रियल वैल्यू, ठीक है। तो उसको सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलेंगे। जैसे ये वाला एग्जांपल मैंने जो भी कराया, ठीक है। उस तरह से हमारे पास क्या होती है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस होती है, ठीक है। इफ़ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस एट n टेंड्स टू इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट और टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, देन दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। तीसरा होता है हमारे पास ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ठीक है ना। ऑसिलेटरी मतलब दो पॉइंट के बीच में ऑसिलेट करती रहती है, ठीक है। इसको एक डेफिनेशन की तरफ से बोले तो हम पता कैसे बोलेंगे, अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड इज कॉल्ड ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ठीक है। अब इसमें बाउंडेड समझना पड़ेगा, तो फिर भी बता देता हूँ इसमें क्या होता है ना। देखो कन्वर्ज होती है तो एक पॉइंट पे आएगी, ठीक है। अगर एक पॉइंट पे नहीं आ रही तो या तो वो डाइवर्ज होगी या तो ऑसिलेट कर रही होगी किसी दो पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो अगर वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है मतलब वो किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर रही है, साथ ही साथ वो बाउंडेड भी है। जैसे हमने बोला ना यहाँ पे हमारे पास -1 और 1 के बीच में ही हमारे पास वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही है, तो ये बाउंडेड है ना -1 और 1 के बीच में, है ना। पर कन्वर्जेंट नहीं है, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर रही है, जिसको हम बोलेंगे डाइवर्ज कर रही है। बट डाइवर्ज होने के साथ साथ ये क्या है, बाउंडेड है, -1 और 1 के बीच में बाउंडेड है, बंधी हुई है, बट कन्वर्ज नहीं है, वो डाइवर्ज है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी। तो इस तरह से लिख सकते हैं, अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड इज कॉल्ड ऑसिलेटरी सीक्वेंस। वही एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम बाउंडेड सीक्वेंस भी समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। अगर हमारे पास सीक्वेंस की सारी वैल्यूज़ किसी एक फिक्स्ड वैल्यू से बड़ी है और सारी वैल्यूज़ किसी एक फिक्स्ड वैल्यू से छोटी है, ठीक है ना। मतलब बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो है, ये बाउंडेड बिलो हो गया, ये बाउंडेड अबव हो गया, ठीक है ना। तो हम उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस बोलते हैं। अगर उस सीक्वेंस का कोई लोअर बाउंड है, कोई एक ऐसी वैल्यू है जिससे सीक्वेंस की हर एक वैल्यू बड़ी है, और कोई ऐसी वैल्यू है जिससे उस सीक्वेंस की हर एक वैल्यू छोटी है, ठीक है, मतलब अपर बाउंड लोअर बाउंड, ठीक है। तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, बाउंडेड है। बट ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, उसमें लोअर बाउंड भी होना चाहिए, अपर बाउंड भी होना चाहिए, तब उसको हम बोलेंगे बाउंडेड, ठीक है। अदरवाइज हम उसको अनबाउंडेड बोलेंगे। और एक होती है हमारे पास नल सीक्वेंस। नल सीक्वेंस क्या होती है, वो सीक्वेंस जो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जीरो को अप्रोच करती है। जैसे बात मान लो ये वाली सीक्वेंस, जब हम इसे में n की जगह इन्फिनिटी डालेंगे ना तो हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो ये मतलब जो भी हमारे पास सीक्वेंस जीरो की तरफ अप्रोच होती है उसको हम बोलते हैं नल सीक्वेंस। नल वर्ड यही होता है, कुछ खाली सा है ना, नल का मतलब होता है खाली। तो खाली सीक्वेंस मतलब जो जीरो की तरफ अप्रोच हो रही है उसको हम बोलते हैं नल सीक्वेंस, ठीक है। तो बेसिक्स में अब इतना ही रखते हैं, बाकी हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले हम करेंगे बाउंडेड के क्वेश्चन, फिर उसके बाद आएंगे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वो वाले क्वेश्चन आएंगे, फिर हम आपको उसके डेफिनेशन के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक वाली वीडियो में थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस होती है क्या होती है, और इसको हम रियल एनालिसिस में क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है।